अपनी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करती तो उसके पास पॉलिटिकल पार्टी का, जब वो अपने इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करती और जब वो अपने वो तमाम जो ज़ाब्ते के मुताबिक, क़वाइद के मुताबिक एक सियासी जमात के किए जाने वाले इक़दामात हैं उनको पूरा नहीं करती, तो बतौर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती फॉर सर्टेन पर्पसेस जिनमें एक इलेक्शंस का भी पर्पस होता है। तो हमें उसके पीछे मौजूद जो थी, मैं क्योंकि बड़ी पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता, उसके पहले क्या पोजीशन थी और क्यों थी, और उससे पहले इलेक्शन कमीशन की क्या पोजीशन थी, इस बहस का मैं एक जायज़ा ले सकते हैं। मैं किसी पार्टी पोजीशन पर गए बगैर सिर्फ वाक़यात का अहाता करूँगा। प्रायर टू दिस फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन जो कि आज की है, उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन था उसमें एक मुकदमा ज़ेरे समात था जो कि आप सबके हाफजे में होगा, फॉरेन फंडिंग्स का। तो उस वक़्त उस फॉरेन फंडिंग्स के मुकदमे को ना चलवाने के लिए कम से कम वो जो बाबर अकबर साहब ने किया हुआ था, तो आपको याद होगा कि वो कम से कम 3-3.5 साल उसको स्टॉल रखना मकसद था। तो उस मकसद को हासिल करने के लिए हदफ ये था कि वो मुकदमा 3-3.5 साल स्टॉल रहे, उसमें कोई पेशरफ्त ना हो, उसमें उन अकाउंट्स की स्क्रूटनी ना हो सके। तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी अपनी इनकैपेसिटेशन प्रूव करने के लिए ये काम नहीं किए जा रहे थे, जिनकी बुनियाद पर फिर वो इलेक्शन कमीशन को राइटफुली एक लीगल ऑर्डर पास करना पड़ा। एक तो उसकी ये सूरत थी। इन हालात में इलेक्शंस आए और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि मखसूस नशिस्तें किन को मिलेंगी। तो जो बादियुल नज़र में प्लेन रीडिंग ऑफ द एक्ट थी, उसके मुताबिक जो फैसला हुआ वो डिफरेंट कोर्ट्स में होता हुआ था। मंतकी नतीजा उसका ये हुआ कि जो पार्लिमानी हैसियत नहीं रखते, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शन कमीशन के अंदर इनकैपेसिटेशन है टू सबमिट दैट, तो वो सीटें किसी और को दी जाएंगी जिनकी पार्लिमानी हैसियत होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया, उन्होंने एक अपना ऑर्डर दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जो पहले लोग एफिडेविट्स दे चुके हैं, उन एफिडेविट्स के ऊपर जाकर फिर वो एक नया एफिडेविट दें। तो वो फिर एक नई बहस खुलती थी कि पहले एक हल्फनामा दिया हुआ है, फिर एक हल्फनामा आएगा, ओथ्स एक्ट का क्या होगा, ये कैसे हो सकता है, अगर ये प्रैक्टिस इन वोग बन जाए तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग की वो जो शिकें उसको रोकती हैं, आइन की शिकें रोकती हैं, तो फिर क्या उनको मुअत्तल करना पड़ेगा। फिर क्या कैफियत होगी कि अगर आज मैं एक हल्फनामा दे दूं और कल को कहूँ कि नहीं जी मैंने एक नया हल्फनामा देना है। तो ये कई मुबाहिस इसके साथ खुले हुए थे। मीनवाइल पार्लियामेंट पास्ट एन एक्ट और उन्होंने इसको क्लियर कर दिया कि जिनकी पार्लिमानी हैसियत होगी उस वक़्त जब इंतखाबात हुए तो उसके साथ ये मामला होगा नशिस्तों का। अब दो सवाल फिर उठते थे कि क्या जो लॉ इन फोर्स है जो इस वक्त पार्लियामेंट ने पास किया है उसको फौकियत हासिल होगी, और अगर उसको फौकियत हासिल नहीं होगी तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके मुताबिक एक्ट होगा। तो इसमें जो हमारी राय थी वो ये थी, और राय नहीं थी, ये एक इस्टेब्लिश्ड पोजीशन है, नॉट जस्ट एन इस्टेब्लिश्ड पोजीशन है बल्कि प्रोनाउंस्ड बाय वेरियस बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पिछले 70 साल की जुरिस्डिक्शन इन्हीं खतूत पर इस्तवार है। यही फैसला देते हुए, इंटरप्रेट करते हुए जजमेंट्स के ऊपर मौजूद कोई लॉ अगर मौजूद होगा और जजमेंट उसके किसी और जाविये की बात कर रही होगी, तो क्या जो लॉ है वो इन्फोर्स रहकर अपने आप को अमल दरामद करवाएगा। तो ये बहस तो पहले से तयशुदा थी, इस पे कोई नई दलील, कोई नई मंतक, किसी नई इंटरप्रिटेशन, किसी नए जवाज, रेशियो डिसिडेंडी, नथिंग वाज रिक्वायर्ड। तयशुदा बात थी कि कानून के मुताबिक अमल होगा। अब कानून क्या बनता है उस पर हमने इलेक्शन कमीशन को उस बने कानून के मुताबिक एक खत लिखकर उनको ये भेजा कि आपको इस एक्ट के मुताबिक एक्ट करना है। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को इस एक्ट के मुताबिक एक्ट करना है, इस एक्ट के मुताबिक फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस ऑल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट के मुताबिक, अनलेस कि उसकी वायरीज
सुप्रीम कोर्ट किसी ऑर्डर में कह दे कि ये अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, वायलेटिव अल्ट्रा वायरिस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके वायरिस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मुतसादिम है, और उस एक्ट को ख़त्म कर दिया जाए, मैं उस पर भी मुतरिज़ हूँ। हमने पास्ट में ये देखा कि बहुत सी ऐसी जजमेंट्स, जिनमें एक जजमेंट आपको याद होगा, चंद रोज़ कबल भी मैंने आपसे बात की, जब आईनी तरामीम की बहस अभी पूरी तरह से खुली नहीं थी, उस वक़्त मसवदा सामने नहीं था, लेकिन बाज़गश्त थी कहीं ना कहीं टेलीविज़न पे, डिफरेंट टॉक शोज़, कुछ आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे कि एक आईनी तरामीम का मसवदा। तो मैंने उस वक़्त सिर्फ एक नुक्ते पर आपके सामने अपना एक नुक्ता नज़र रखा था, और वो ये था कि पिछले चंद अदवार में, 2-3 दिहाइयों में, ये जो एक जुडिशल एक्टिविज़म का एक सफ़र था, उसने पार्लियामेंट के बहुत से उन हकूक़ को सल्ब किया जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अमाउंट्स टू प्लेइंग अ फ्रॉड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन से कम नहीं था। इसमें एक जजमेंट, बड़ी तफसीली जजमेंट है, मैं उसके एक नुक्ते पर, उसमें कई बातें हैं, वो जो बुनियादी ढांचे की जजमेंट है उसमें कई बातें हैं। उसमें ये भी है कि ये कानून और सुन्ना के मुताबिक हमारा आईन पाकिस्तान इस्लाम के मुताबिक होगा, बुनियादी ढांचे की बात है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, इस्लामी ढांचे की बात है, इसमें 3 सतून होंगे, इस्लामी ढांचे की बात, ये बुनियादी ढांचे की बात है। बेशुमार बातों के साथ इसी बुनियादी ढांचे की आड़ में जो सितम किया गया, वो सितम, मैं पहला बंदा नहीं उस पर बात करने के लिए। मैंने उस रोज़ भी एक टीवी टॉक शो में ये बात करते हुए कहा कि मुझे जस्टिस फजल करीम साहब के साथ अपनी एक यादाश्त को शेयर करने का मौका मिला। मैं कुछ लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये एक किताब हम आपके लिए लेकर आए हैं, और जस्टिस साहब हैज़ हर्ड यू ऑन टेलीविजन इन सम टॉक शो, उन्होंने हमें आपके पास भेजा है ये किताब देकर। किताब का नाम है द चेंज इज़ ओनली कॉन्स्टेंट। अब जस्टिस फजल करीम साहब कौन है? बहुत से हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के बड़े मोहतरम उस्ताद हैं, वो हमने भी सारी ज़िंदगी अपनी वकालत उनकी कुतुब से पढ़ कर की। वो लैंडमार्क बुक्स हैं उनकी जो आज तक हमारे पास आई। उन्होंने लोगों की जो उनकी जजशिप, उनकी लॉयर लाइक एक्टिविटीज़, उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पे उनकी तरफ से जो रहनुमाई आज तक मिलती है, पूरी फैकल्टी जानती है, पूरा ये जितनी वकालत से पेशा लोग हैं सब जानते हैं, तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जानते हैं। तो उनकी उस किताब द चेंज इज़ ओनली कॉन्स्टेंट को जब वो मेरे पास लाए, मुझे वो किताब देखने का मौका मिला, तो उसने कुछ सवालात उठाए मेरे ज़हन में, जिनको लेकर मैं उनसे मिलने चला गया। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे, बड़े ज़ईफ़ुल उम्र थे उस वक़्त, और बड़ी उनकी एक बड़ी इंसिस्टेंस के साथ, इसरार के साथ मेरे साथ उन्होंने कहा, ये मैं किताब तुझे दे रहा हूँ, ये असम्बली के अरकान में तकसीम कर, उनके पास लेकर जा और उनसे दरख्वास्त कर कि इस किताब को पढ़े और फिर अपनी जिम्मेदारी को कमा हक़्क़हू अदा करें। और वो क्या है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में ये इख्तियार ले लिया कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कौन करेगा, ये इख्तियार ले लिया कि रिमूवल ऑफ जजेस कौन करेगा। ये कभी भी सेपरेशन ऑफ पावर में, बेसिक स्ट्रक्चर की आड़ में, नोबडी कैन बी मेड जज ऑफ देयर ओन कॉज। अपॉइंटमेंट भी खुद, रिमूवल भी खुद, अगर कोई मुकदमा आना है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ना कोई कारकर्दगी जांचने का पैमाना, ना उसमें कोई पार्लिमान का रोल, ना उसमें कोई एग्जीक्यूटिव का रोल। उनकी नज़र में ये था, इस चीज़ में मुझे उन्होंने रहनुमाई दी, उनकी नज़र में ये था कि दिस fraud has been played on to the total scheme of the constitution. This has to be undone by the members of the parliament. मैं 7 साल इस मुकदमे का मुद्दई बनकर मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली, मुख्तलिफ अरकान सूबाई असम्बली और सेनेट में सबके पास जाता रहा। मैं जाके कहता रहा कि वक्त निकालें, जिस मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदे के पास अपना ये आईनी हक अदा करने का वक्त नहीं है, उसके पास अपने हल्के की नुमाइंदगी का जो हक है उसके साथ वो इंसाफ नहीं कर रहे। आप मेहरबानी करें, आइन की बुनियादी तरामीम आपको एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ, आपकी 18th अमेंडमेंट से पहले, एट द टाइम ऑफ द 19th कॉन्स्टिट्यूशन, आपको हरास किया गया उन जजमेंट्स के साथ। मुअज़्ज़िज़ अरकान
पार्लियामेंट को हरेस किया गया कि सच लाइक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ तो उसमें हम ऐसे रोक देंगे अदालती हुक्म के साथ